अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो हमने स्टार्ट किया हुआ था और बाकायदा हमने उसको कंप्लीट भी कर लिया था। हम चैप्टर 24 पे थे, मीटिंग्स। और मीटिंग्स को अगर हम नोट्स से देखें तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी। हमने अपने दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे कि इस पूरे चैप्टर में दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंपनी मीटिंग्स, जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग में हमने देखा कि कंपनी की बेसिकली जो मीटिंग्स हो रही होती हैं वो दो ही तरह की होती हैं। क्योंकि डायरेक्टर्स और मेंबर्स होते हैं इसलिए मीटिंग्स भी डायरेक्टर्स और मेंबर्स की होती हैं। तो जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, बीओडी मीटिंग्स कहलाती हैं। और जनरल मीटिंग्स मेंबर्स की मीटिंग को कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जी कमेटी मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। और जनरल मीटिंग कहते हैं क्लास मीटिंग, क्योंकि आपके मेंबर्स में क्लासेस ऑफ शेयर्स एग्जिस्ट करती हैं इसलिए इसे कह दिया क्लास मीटिंग्स। जनरल मीटिंग में फर्दर देखा कि जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उसमें भी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, एक एजीएम होती है और एक ईओजीएम होती है। स्टैट्यूटरी देखा कि जो कंपनी अभी बिगिनिंग फेज पे हो बिल्कुल, तो लॉ ने कहा कि उन्होंने एक मीटिंग करनी होती है सारे मेंबर्स को बुला के, और ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है और उस प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल है जिसने अपने आप को विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा लिया। अदरवाइज ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इसके बाद जी एजीएम सब ने करनी होती है सारी कंपनीज ने एक्सेप्ट फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। फिर इसके बारे में हमने देखा कि इस मीटिंग का पर्पस क्या है, इस मीटिंग को की टाइमिंग क्या होती है, ये मीटिंग कहाँ करनी होती है और इस मीटिंग का नोटिस मेंबर्स को कैसे दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन देखा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्यों होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग की टाइमिंग देखी और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग किस कंपनी पे एप्लीकेबल है वो देखा। स्टैट्यूटरी मीटिंग में करना गया है, एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है उसको डिस्कस करना है, उसके मैटर्स देखे फर्दर। और फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो डिस्कस हो रही है स्टैट्यूटरी मीटिंग में उसको कौन सर्टिफाई करता है और फिर वो रजिस्ट्रार को कितने दिनों में फाइल करनी है वो देखा हमने इसमें। ईओजीएम में हमने देखा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग और एजीएम के अलावा कंपनी की मेंबर्स की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो ईओजीएम होती हैं। वो हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन देखी और डायरेक्टर्स ये कॉल करते हैं। डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से भी ये कॉल कर सकते हैं, कोई उन्होंने एजेंडा आइटम डिस्कस करना है मेंबर्स के साथ, कोई इंपॉर्टेंट बात है ऐसी जो उन्हें डिस्कस करनी है, या फिर कोई ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लॉ ने कह दिया कि डायरेक्टर्स को मेंबर्स से डिस्कस करनी है, उनकी अप्रूवल लेनी है, उसके बगैर वो ये डिसीजन नहीं कर सकते। मेंबर्स भी ये मीटिंग बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेंबर्स कौन से हो सकते हैं, वो जिनकी टोटल वोटिंग पावर का 10% हो, वो मिला के फिर बुला सकते हैं मीटिंग वो मेंबर्स। अगर एक मेंबर हो सपोज और उसकी इतनी परसेंट टोटल वोटिंग पावर का 10% हो जाती है तो वो भी मीटिंग बुला सकता है, लेकिन फिर उसको ये आगे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और वो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता उसमें चूंकि सिर्फ मेंबर्स ही होते हैं, तो आप टोटल मेंबर्स का देखिए, अगर टोटल मेंबर्स में से 10% मेंबर्स एग्री कर जाते हैं कि मीटिंग बुलानी है ईओजीएम तो बुलाई जाएगी। प्रोसीजर क्या होगा कि रिटन रिक्वेजिशन बनानी होगी, उन्होंने एक पूरी डिटेल लिखनी होगी कि मीटिंग क्यों बुलाना चाह रहे हैं। उस मीटिंग को वो मेंबर साइन करेंगे, उस रिक्वेजिशन को, और वो डायरेक्टर्स को दे देंगे। और अगर डायरेक्टर्स इन केस वो 21 दिन के अंदर अंदर रिक्वेजिशन की मीटिंग नहीं कॉल करते तो जो रिक्वेजिशन बनाने वाले हैं रिक्वेजिशनिस्ट वो खुद मीटिंग बुला लेंगे। और इन एनी केस लॉ ने कहा कि ये मीटिंग रेजोल्यूशन रिक्वेजिशन जिस दिन बनाई थी उसके 90 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और इस मीटिंग पे जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो कंपनी रीपे करेगी उन मेंबर्स को, और ये जो एक्सपेंसेस रीपे किए जाएंगे वो हो सकता है कि डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन में से
पे किए जाएं। ओके, ये ईओजीएम का प्रोसीजर हमने तकरीबन देखा। ईओजीएम किस तरह की जाएगी और उसके बारे में प्रोविजंस। फिर देखा कि जनरल मीटिंग्स के अलावा कुछ ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं जो होती तो जनरल मीटिंग्स ही हैं, लेकिन वो कमीशन के बुलाने पे भी की जाती हैं। और वो इन केसेस कब होते हैं जब कमीशन को मीटिंग कॉल करनी पड़े, जब स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी ना कॉल करे क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है। एजीएम रिक्वायर्ड बाय लॉ है, मैंडेटरी है। अगर कंपनी एजीएम ना करे, स्टैट्यूटरी मीटिंग ना करे, या फिर ईओजीएम अगर मेंबर्स ने बुलाई है और डायरेक्टर्स उसे नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, तो तब कमीशन कॉल कर सकता है कि मीटिंग की जाए मेंबर्स की। इसके अलावा वो कोरम भी डिसाइड कर सकता है और कमीशन के पास पावर्स हैं कि वो कोई भी डायरेक्शंस दे सकता है कंपनी को। फिर कुछ ऐसी मीटिंग्स भी हैं जो इनवैलिड हो जाती हैं। उस केस में देखना पड़ेगा कि अगर किसी मीटिंग में इरेगुलर प्रोसीडिंग्स हुई हैं या मटेरियल डिफेक्ट्स हैं और ये बात कोर्ट डिसाइड करती है, 10% वोटिंग पावर के मेंबर्स अगर किसी मीटिंग पे नाखुश हैं और वो जाके कोर्ट को अपील कर देते हैं कि मीटिंग में इरेगुलरिटीज हुई हैं, मटेरियल फैक्ट्स छुपाए गए हैं और ये मतलब कह लें कि जी डिसीजन सही नहीं हुआ, तो कोर्ट इस चीज़ पे अगर सेटिस्फाई हो जाए तो कोर्ट उस मीटिंग को इनवैलिड और नल एंड वॉइड भी करार दे सकती है। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन में हमने देखा कि जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशन हैं वो उस रेजोल्यूशन के होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है और ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। ओके, मूविंग टू ओवर सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हम सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में नोटिस हमने किया खत्म, कोरम हमने कंप्लीट किया। कोरम क्या होता है, पब्लिक कंपनी के केस में कोरम क्या होगा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के केस में कोरम क्या होगा, एनी अदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के केस में कोरम क्या होगा, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के केस में कोरम क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी कल अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में। इसके बाद हमने देखा कि अगर आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम पूरा नहीं होता तो देखा जाएगा कि मीटिंग बुलाई किसने थी। अगर मेंबर्स ने बुलाई थी तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई थी तो वो अडजर्न हो जाएगी टू द नेक्स्ट वीक विद द सेम डे, सेम टाइम और सेम प्लेस। और अगर अगेन अडजर्न मीटिंग पे भी कोरम पूरा नहीं होता तो फिर लॉ ने कहा कि नॉट लेस देन 2 मेंबर्स जो प्रेजेंट हो पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, यही कोरम कहलाएगा, अनलेस के आर्टिकल्स आपके कुछ और कहते हैं। वोटिंग में हमने देखा कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में आपके पास उतने वोट्स होते हैं कि जितने आपने शेयर सब्सक्राइब किए, पेड अप वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में एक ही वोट होगा। मैनर ऑफ वोटिंग हमने देखा कि जो भी था वो बाय डिफॉल्ट आप वोट करेंगे बाय शो ऑफ हैंड, लेकिन अगर पोल डिमांड किया गया कि वोट कास्ट किए जाएं बाकायदा पोलिंग के थ्रू, तो पोलिंग भी की जा सकती है। फिर कहा कि पोल कौन डिमांड कर सकता है, चेयरमैन खुद भी ऑर्डर दे सकता है, और मेंबर्स एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर वो भी कह सकते हैं कि पोलिंग की जाए। और ये पोलिंग मेंबर्स किसी भी टाइम विड्रॉ करना चाहते हैं, ये डिमांड उन्होंने जो रिक्वेस्ट की विड्रॉ कर सकते हैं और रिजल्ट चेयरमैन अनाउंस करेगा। टाइम में हमने देखा कि पोलिंग कब होनी है, कि क्या जरूरी है कि अभी पोलिंग का डिसीजन लिया तो पोलिंग अभी होनी चाहिए। उन्होंने कहा 2 मैटर्स पे तो पोलिंग फौरन होनी चाहिए। अगर आप ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि चेयरमैन सेलेक्ट कौन होगा या चेयरमैन का इलेक्शन कराना चाह रहे हैं तो उस पे अभी ही आपका पोलिंग होगी। और अगर आप मीटिंग को अडजर्न करने जा रहे हैं कि मीटिंग अडजर्न करनी है या नहीं करनी, तो इस मैटर पे जो भी वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, वो अभी उसी टाइम होगी। बाकी मैटर्स आप 14 दिन तक डिले कर सकते हैं, उन पे आप पोलिंग 14 दिन बाद तक कर सकते हैं, विद इन 14 डेज। आप कह लीजिए आपकी बुक में, आपके लॉ में लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 14 डेज, तो हमने ये लिखना है कि 14 दिन से ज्यादा नहीं। इसका मतलब 14 दिन के अंदर अंदर आप
को पोलिंग करनी है किसी भी मैटर की जो आपने मीटिंग में डिस्कस किया। वोट्स कौन स्क्रूटनाइज करेगा, रेगुलेट कौन करेगा मैटर, वो चेयरमैन करेगा। और रिजल्ट और डेट में हमने एक चीज देखी थी कि एक हमने देखा था कि डेट ऑफ पोलिंग और एक था डेट ऑफ रेजोल्यूशन। तो बात यह है कि जो डेट ऑफ पोलिंग होगी वो उस दिन की डेट मानी जाएगी जिस दिन पोल डिमांड किया गया था, जबकि डेट ऑफ रेजोल्यूशन वो उसी डेट की होगी जिस दिन रेजोल्यूशन एक्चुअली पास हुई। ये ऐसे ही है कि आज एक मीटिंग हुई, उसमें कहा कि पोलिंग होनी चाहिए किसी मैटर पे, 10 दिन बाद पोलिंग हुई, लेकिन पोलिंग की डेट वही मानी जाएगी कि जिस मीटिंग में पोलिंग डिमांड की गई थी, यानी कि आज की डेट, ना कि 10 दिन के बाद की डेट। और डिसीजन आपने हो सकता है कि 10 दिन बाद ना लिया हो, सिर्फ आपने पोलिंग की हो। डिसीजन या एक्चुअली जो रेजोल्यूशन पास की वो आपने 15 या 20 दिन बाद की, यानी कि नेक्स्ट मीटिंग में। तो रेजोल्यूशन की जो डेट होगी वो 15 या 20 दिन बाद जिस मीटिंग में आपने की। तो ये बताने का मकसद ये है कि रेजोल्यूशन जिस दिन पास की जाएगी उसके फिर आपने 15 दिन के अंदर अंदर उस रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। तो अगर तो आप ये देखिए रेजोल्यूशन अगर डिसीजन हुआ नहीं और जिस मीटिंग में आपने सोचा था कि डिसीजन करने का, तो इस तरह तो 20-15 दिन तो गुजर चुके होंगे। इसलिए कहा गया कि जो डेट ऑफ रेजोल्यूशन है वो उस दिन से आपने काउंट करनी है जिस दिन एक्चुअली डिसीजन पास हुआ, जबकि डेट ऑफ पोलिंग वो उस डेट से रिलेट करेगी जिस दिन जिस मीटिंग में ये पोल डिमांड किया गया था। ओके जी, इसमें ये ट्रिकी चीज थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने हमने अभी स्टार्ट करना है जी प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है ये हमने मीटिंग में पिछले थोड़ा सा जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रॉक्सी क्या होता है। प्रॉक्सी ऑन अ जर्नल हमने ये देखा था कि प्रॉक्सी वो पर्सन होता है ओके हमने इसमें एग्जांपल ली थी, आप अपनी क्लास में अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, आप वो उस दिन प्रेजेंट नहीं है, आपने अपने बिहाफ पे अपने दोस्त को कहा मेरी अटेंडेंस लगा देना, आप खुद नहीं आए, अपने दोस्त को भेज दिया। आपने अब जो अटेंडेंस लगाई है वो थ्रू प्रॉक्सी लगाई है, खुद नहीं आ पाए। अब वो बंदा पर्सनली आया है लेकिन थ्रू प्रॉक्सी, खुद अपने बिहाफ पे नहीं आपके बिहाफ पे आया है। तो इसी तरह कोई पर्सन को आप अगर आप अपॉइंट करें किसी मीटिंग के लिए कि जाओ हमारे बिहाफ पे, के मेरे बिहाफ पे जाके मीटिंग में वोट करो, जो भी राइट्स मेरे पास हैं वो जाके एक्सरसाइज करो, सेम एज लाइक आई एम मेंबर, तो मीटिंग में जो मेरे राइट्स थे वो जाके तुम एक्सरसाइज करो, तो मैंने तुम्हें अपॉइंट कर दिया, अपने राइट्स तुम्हें दे दिए। तो वो बंदा जिसको अपॉइंट किया वो कहलाता है जी प्रॉक्सी। प्रॉपर अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं कि प्रॉक्सी एक वो पर्सन होता है जो अपॉइंटेड होता है बाय अ मेंबर, किस लिए कि वो वोट करे एंड स्पीक ऑन योर बिहाफ। ऑन योर का मतलब ऑब्वियसली आप मेंबर इन अ जनरल मीटिंग। जो कंपनी की जनरल मीटिंग है उसमें आपने उसे अपॉइंट किया कि वो जाए और वोट करे और आपके बिहाफ पे स्पीक करे, यानी कि मैटर्स वगैरह डिस्कस करे आपके बिहाफ पे, यानी कि जो वोट्स वगैरह वो अब देगा वो आपके बिहाफ पे देगा, उसकी जो भी चीजें होंगी वो उसकी नहीं होंगी, उसने जो वोट कास्ट किए होंगे वो उसके नहीं होंगे, आपके वोट्स होंगे। तो अगर वो कोई भी एक्ट करता है, वोट करता है, स्पीक करता है या इवन डिमांड करता है, पोलिंग भी वो डिमांड कर सकता है, क्योंकि एक मेंबर पोलिंग भी डिमांड कर सकता है, या फिर पोलिंग नहीं करता या वोट नहीं देता, किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को देता है, तो यही समझा जाएगा कि वो वोट वो आप ही ने दिए हैं और वो डिमांड जो पोल डिमांड किया गया वो आपने किया है। वो जो वर्ड्स बोल रहा है तो वो आपने बोले, क्योंकि आपने उस पर्सन को अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी उस जनरल मीटिंग में। तो सारे एक्ट्स
जो एक ओरिजिनल शेयर होल्डर कर सकता है, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर के पास राइट्स होते हैं कि इंटाइटल्ड है वो टू डू हिमसेल्फ इन द मीटिंग, तो प्रॉक्सी भी वही कर सकता है। तो ब्रॉडली जो प्रॉक्सी है वो टू स्पीक, टू वोट, टू डिमांड पोल, और अगर वो वोट नहीं करना चाहता तो एब्सटेन भी रह सकता है, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वोट ना करे। On a question, on which poll is demanded, मतलब कि जी अगर पूछा गया कि पोलिंग होनी चाहिए किसी मैटर पे, मेंबर से पूछा गया, 10 ने कहा जी कि पोलिंग होनी चाहिए, 5 ने कहा कि पोलिंग नहीं होनी चाहिए। सपोज उन 5 में ये बंदा, ये प्रॉक्सी भी था जिसको आपने अपॉइंट किया था, तो उसकी मर्जी है, क्योंकि उसके पास अब वो राइट्स हैं सारे, जो कि एक ओरिजिनल शेयर होल्डर, ओरिजिनल मेंबर के पास जो राइट्स होते हैं एक जनरल मीटिंग में जो एक्सरसाइज कर सकता था, अब प्रॉक्सी के पास भी वही राइट्स हैं, क्योंकि आपने उसे एज अ मेंबर वहां पे अपॉइंट करके भेजा है। ओके, अब यहाँ पे है कि ये तो हो गया कि प्रॉक्सी ये कर सकता है, प्रॉक्सी के पास पावर आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज के एकदम से मीटिंग हो और आप कहते हैं कि जी कल मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता, मैं किसी और को भेज देता हूँ, क्या ऐसा हो जाएगा? मतलब इस तरह तो हर बंदा मीटिंग अटेंड ना करे और किसी को भेज दे। तो इसलिए लॉ ने कहा कि आपने अगर किसी बंदे को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो आपने पहले बताना है। अब बताना है, वो किस तरह बताना है? एक प्रॉक्सी फॉर्म होता है, जो कि कंपनी से कह दिया कि आपने जब मेंबर्स को नोटिस भिजवाना है, नोटिस ऑफ द मीटिंग, वो जा रहा होता है ना 21 दिन पहले नोटिस जा रहा होता है मीटिंग का, चाहे एजीएम है, स्टैट्यूटरी मीटिंग है, कोई भी मीटिंग है। यहाँ पे जनरल मीटिंग बात हो रही है, तो इससे मुराद मेंबर्स की कोई भी मीटिंग, ईओजीएम भी हो सकती है, एजीएम भी हो सकती है, आप किसी में भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। तो जब कंपनी नोटिस देने लगेगी मीटिंग का, मेंबर्स को जो भिजवा रही होगी 21 दिन पहले, तो उस नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ लॉ ने कहा कि आपने ये प्रॉक्सी फॉर्म अटैच करके भेजना है, ताकि अगर कोई बंदा खुद नहीं आ सकता तो वो प्रॉक्सी फॉर्म फिल करे और कंपनी में जमा करा दे कि मैं उस दिन तो प्रेजेंट नहीं हूँ जिस दिन मीटिंग है, तो मैं ये देखिए मैं एक बंदे को अपॉइंट कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा। अब 21 दिन पहले मीटिंग से कंपनी ने नोटिस भिजवाया, नोटिस के साथ ये प्रॉक्सी फॉर्म भिजवा दिया, ये अटैच होगा किसके साथ? नोटिस के साथ। एक ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म होगा, और ये किस लिए लगाया गया? शेयर होल्डर की फैसिलिटेशन के लिए, शेयर होल्डर को फैसिलिटेट करने के लिए कि अगर वो खुद नहीं आ सकता, समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि मेंबर्स खुद या तो उस, क्योंकि मीटिंग किसी भी टाइम क्रिएट हो मतलब कोई भी ऐसा मैटर निकल सकता है कि जी डायरेक्टर्स को लगे कि मीटिंग करनी चाहिए और ये फिक्स नहीं होता कि भाई इस डेट पे मीटिंग होगी, तो 21 दिन का टाइम इसलिए दिया गया ताकि मेंबर्स अपने आप को उस डेट पे अवेलेबल कर लें। बट अगेन अगर मेंबर्स स्टिल अपने आप को उस डेट पे अवेलेबल नहीं कर सकते मीटिंग के लिए, तो वो या तो वीडियो लिंक के थ्रू कर लें, और अगर वीडियो लिंक के लिए भी नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं हो सकते उस टाइम पे, किसी तरह की और चीज़ आ जाती है, तो फिर कहा गया कि आप अपने बिहाफ पे किसी और बंदे को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर दें ताकि वो आपके बिहाफ पे वोट कर दे, मीटिंग का कोरम पूरा हो जाएगा। आपने जब कोरम की प्रोविजंस देखी तो कोरम में ये चीज लिखी हुई है कि अगर एज अ प्रॉक्सी भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो मीटिंग का कोरम पूरा हो जाता है। ओके, ये डॉक्यूमेंट प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए ये इन राइटिंग होगा, मतलब जुबानी कलामी नहीं कहना कि जी ये मैं एक बंदे को अपॉइंट कर दिया और इस तरह से, जुबानी कलामी नहीं होगा, आपने इन राइटिंग एक चीज कंपनी को भिजवानी है ताकि कंपनी के रिकॉर्ड में रहे। कल को आप आके मुकर जाते हैं जी मैंने तो नहीं भिजवाया इस बंदे को, खुद भी आके मीटिंग अटेंड करने लग जाते हैं या खुद भी वोटिंग करते हैं और प्रॉक्सी वाला बंदा भी बैठा है वो भी वोटिंग कर रहा है,
तो कंपनी के पास एक एविडेंस होगा जो इस ये प्रॉक्सी फॉर्म जो आपने फिल किया होगा राइटिंग होगा और प्लस साइंड बाय होगा, साइंड बाय दैट मेंबर, के इस चीज का प्रूव होगा कि आपने ये प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके कंपनी के पास भिजवाया हुआ है कि ये देखिए कि मेरे बिहाफ पे किसी और बंदे को अपॉइंट कर दीजिए एज ए मेंबर, मैं कंपनी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है वोटिंग एक ही बंदा देगा, या आप या फिर प्रॉक्सी। तो इसलिए सोच समझ के आप खुद करना चाहते हैं खुद कर लीजिए, या फिर अगर प्रॉक्सी करना चाहते हैं तो या प्रॉक्सी को करने दीजिए। वोटिंग एक ही बंदा कर सकता है। ओके, एक और चीज ये है, इन राइटिंग होगा साइंड बाय मेंबर। अब यहाँ पे भी एक चीज है, नोटिस जब आपको गया आप वहां पे अवेलेबल नहीं थे, लेकिन टाइम जा रहा था, आपने कंपनी को मीटिंग से पहले पहले प्रॉक्सी फॉर्म भी फिल करके भिजवाना है, तो अब आपके बिहाफ पे साइन कौन करे? तो फिर लॉ ने यहाँ पे भी एक चीज दे दी कि साइन बाय मेंबर, या फिर आपने किसी और बंदे को ऑथराइज किया जो आपका एजेंट है। एजेंट वो बंदा होता है जो आपके बिहाफ पे आपके काम वगैरह कर रहा होता है। तो एजेंसी का हम चैप्टर देखेंगे हम लॉ में, तो वहां पे भी हम देख लेंगे। चैप्टर 16 में एजेंसी का है, वहां पे भी एजेंट और प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग ऑथराइज एजेंट देख लीजिए कि जिस पर्सन को आपने ऑथराइज किया होता है कि वो आपके बिहाफ पे काम शाम कर रहा होता है बाकी के मामलात। लेकिन प्रॉक्सी सिर्फ वो पर्सन होता है जो आपके बिहाफ पे उसके पास कुछ पावर्स होती हैं जो वो सिर्फ जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज करता है। अदरवाइज प्रॉक्सी एज अ मेंबर कंपनी के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो सिर्फ जनरल मीटिंग में आपने उसे एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट किया होता है। मीटिंग खत्म तो उस प्रॉक्सी का काम भी खत्म। अब बाकी की जो भी मामलात है, अगेन फिर नई मीटिंग के लिए अगर नोटिस आएगा तो उस प्रॉक्सी को नहीं आएगा, आप ही को नोटिस आएगा। आप फिर से उस प्रॉक्सी को पर्सन एज अ मेंबर उसे अपॉइंट करना चाहते हैं उस मीटिंग के वोट के लिए, स्पीक करने के लिए, तो आप फिर से उसे अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के क्या आप एक या एक से ज्यादा बंदों को भी एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? आप कह दीजिए अगर हमजा मेरी अटेंडेंस ना लगा सके तो असलम को कह देता हूँ असलम लगा दे। हमजा ना आया हो तो असलम तो लगा ही देगा। चलो असलम नहीं आया तो अकमल को कह दो। तो यहाँ पे ये जी आपने जब प्रॉक्सी फॉर्म फिल किया वो सिर्फ एक पर्सन के लिए हो सकता है, ओनली फॉर वन पर्सन। इसका मतलब आप एक या एक से दो या दो से ज्यादा प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते। एक मेंबर सिर्फ एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है कि एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दो मीटिंग्स आ जाती हैं तो आप एक मीटिंग पे एक बंदा प्रॉक्सी अपॉइंट करते हो, दूसरी मीटिंग के लिए एक दूसरा बंदा एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करते हो तो इट्स वैलिड। लेकिन एक मीटिंग के लिए एक ही पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंट होगा, दो पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकते। इसीलिए नोटिस के साथ सिर्फ एक प्रॉक्सी फॉर्म अटैच होगा। अगर दो या दो से ज्यादा की लिमिट होती तो शायद 3 या 4 कॉपीज प्रॉक्सी फॉर्म की लगी होती कि जी इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें। यहाँ पे ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। आपने 2-3 लोगों को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट किया, वो सारे बैठ के जाके वोट करेंगे तो वोट्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और इतने मतलब डबलिंग हो जाएगी। तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन इसके अब मेंबर्स हैं, गलतियां तो करेंगे। अगर सपोज मेंबर ऐसे करते हैं कि उसकी कॉपी करा के एक से ज्यादा प्रॉक्सीज अपॉइंट कर देते हैं एक मीटिंग के लिए, तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रॉक्सीज वो इनवैलिड हो जाएगी, यानी कि एक भी उसमें से वैलिड नहीं रहेगा। आपने हमजा को भी एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, आपने अकमल को भी एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, आपने असलम को भी एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया। इन तीनों के आपने फिल करके एक ही सिंगल मीटिंग थी, वन मीटिंग जो कि होनी थी सपोज थर्सडे को इस डेट पे इस टाइम पे, उसके लिए 3 प्रॉक्सी फॉर्म गए एक मेंबर की तरफ से। तो अब ये तीनों के तीनों प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाएंगी। ये भी नहीं कहा कि एक वैलिड रहेगी और दो, कहा तीनों इनवैलिड हो जाएंगी, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाएंगी। ओके,
अब द क्वेश्चन इज कि प्रॉक्सी कौन बंदा होगा, हु विल बी अ प्रॉक्सी, बल्कि हु कैन बी अ प्रॉक्सी। मैं किसी कंपनी की मेंबर हूं, मैं उस कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ मैं अपने भाई को भेज देती हूँ, मैं अपनी बहन को भेज देती हूँ, वो जाके ये मीटिंग अटेंड कर ले। लॉ कहता है a known member cannot be appointed as proxy। इसका मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं आपको उसी में से एज अ कोई प्रॉक्सी अपॉइंट करना होगा। मतलब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वहां पे उसी क्लास का कोई और स्टूडेंट होना चाहिए, उसी क्लास का। आप लॉ की क्लास ले रहे हैं तो लॉ की क्लास का ही कोई स्टूडेंट है जो आपकी प्रॉक्सी लगा सकता है। ऑडिट की क्लास का स्टूडेंट चाहे आपका दोस्त हो वो प्रॉक्सी नहीं लगा सकता। ओके, तो एक नॉन मेंबर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। अब लॉ ने कहा कि अनलेस आपने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि नहीं जी नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी हो सकते हैं, नहीं आप अपने बहन को भी भेज दें, आप अपने भाई को भी भेज दें, किसी भी पर्सन को भेज दें तो वो भी एक नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स अगर परमिट करते हैं, अनलेस आर्टिकल्स परमिट्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजों पे लॉ कहता है कि अगर ये चीज आर्टिकल में भी लिखी हुई तो ये नहीं मानी जाएगी, जैसे कि कोरम लॉ ने कह दिया स्पेसिफिकली पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए वही 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक रिप्रेजेंटिंग 25% वोटिंग पावर इन द कंपनी ईदर ऑन देयर ओन अकाउंट और थ्रू प्रॉक्सीज। अब ये बात एक लॉ ने लिखी है, अगर आप अपने आर्टिकल्स में कुछ और लिखते हैं तो ये लॉ की नॉन कंप्लायंस है। जबकि यहाँ पे उसने प्रॉक्सी में कहा कि लॉ ने कहा कि एक नॉन मेंबर प्रॉक्सी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया है आप चाहते हैं कि एक नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी हो जाए तो कोई बात नहीं, यानी कि ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ठीक है अपने आर्टिकल्स में लिख के, लेकिन अगेन आपके बाय लॉज जो भी हैं वो कौन से हैं, आर्टिकल्स। तो आप कम से कम अपने आइन अपने आर्टिकल्स में तो ये बात लिख लीजिए ताकि मेंबर्स को पता हो कि एक नॉन मेंबर पर्सन भी प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है। तो ये चीज जरा आपने ध्यान से देखनी है कि किन चीजों पे लॉ बिल्कुल इजाजत नहीं देता और किन चीजों पे लॉ आपको शुरू में तो इजाजत नहीं देता लेकिन बाद में आके वो इजाजत दे देता है, इस शर्त पे कि अगर आपके आर्टिकल्स परमिट करते हैं। इसकी भी एक लिस्ट बन सकती है आपकी चैप्टर्स में से कि वो ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो आपके लॉ शुरू में परमिट नहीं करता, लेकिन अगर आपके आर्टिकल्स परमिट करें तो लॉ उसकी इजाजत दे देता है। ये बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अगर आप उसकी लिस्ट बनाने बैठेंगे। तो ये इसी तरह ही चीजें याद रहेंगी क्योंकि आपके जो सी लॉ है कंपनी लॉ, उसमें से ये कॉन्सेप्चुअल बेस एमसीक्यूज और ट्रिकी क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को आप जरा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि 30 मार्क्स के पेपर आपका पेपर में 30 मार्क्स सिर्फ एमसीक्यूज के हैं। ओके जी, आगे कहा जी एक थोड़ी सी उसने कहा कि एक प्रॉपर है प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी फॉर्म को कह देते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को कहा जी कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉक्सी फॉर्म को प्रॉक्सी फॉर्म बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। तो लोग कहता है कि एक रेगुलेशन है, बस एक ये रेफरेंस दिया है, आप भी इस रेफरेंस को जस्ट याद कर लीजिए। ये रेगुलेशन 43 ऑफ टेबल ए। टेबल ए आपको पता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो है उसको टेबल ए कहते हैं। तो टेबल ए की रेगुलेशन 43 में एक प्रॉक्सी फॉर्म है इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट। तो लॉ ने कहा
कि अगर किसी पर्सन ने उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट की हुई है, उस प्रॉक्सी फॉर्म के थ्रू नहीं की जो कि कंपनी ने नोटिस ऑफ द मीटिंग अटैच किया था, यानी कि उसने प्रॉक्सी किसी बंदे को अपॉइंट करने के लिए जो फॉर्म यूज किया है वो प्रॉपर प्रॉक्सी फॉर्म यूज नहीं किया जो कंपनी ने नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ अटैच किया था, बल्कि कोई और फॉर्मेट यूज किया है, कोई और डॉक्यूमेंट यूज किया है, कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल नहीं करता, लेकिन जो रेगुलेशन 43 है ऑफ टेबल ए इसकी कंप्लायंस कर रहा है, लेकिन कंपनी के जो फॉर्मेट है उसको फुलफिल नहीं करता। तो लॉ कहता है कि वो प्रॉक्सी फॉर्म फिर भी वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म है। तो लॉ उसको सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट नहीं कर सकती कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी अटैच थी नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म में, तो वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा, इवन देन ये प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड होगा अगर ये रेगुलेशन 43 ऑफ टेबल ए के अकॉर्डिंग सारी जो भी फॉर्मेट्स है टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करता है। तो कंपनी को उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करना होगा एज अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट और एज अ प्रॉपर प्रॉक्सी फॉर्म। इसके अलावा कहा जी कि आपने प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग से कितनी देर पहले कम से कम कंपनी को जमा कराना है। नोटिस ऑफ द मीटिंग आपको जब गया 21 दिन पहले, उसके साथ प्रॉक्सी फॉर्म भी लगा हुआ था। मीटिंग से कितने दिन पहले पहले आपको वो प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास लॉन्च कर देना है, सबमिट कर देना है। वो ये कहा जी कि आपने मीटिंग से एटलीस्ट 48 आवर्स पहले ये लॉन्च कर देना है। अब अगर ये 48 आवर्स लिखे हैं तो आपने भी पेपर में 48 आवर्स लिखने हैं, ये 2 दिन बनते हैं, लेकिन आपने 2 दिन नहीं लिखने कि 2 दिन पहले मीटिंग से आपने प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना है कंपनी को। आपने 2 डेज नहीं लिखने बल्कि 48 आवर्स लिखने हैं। तो लॉ ने जो बात कह दी है वो कह दी है, आप उसको मान लीजिए। ओके, फिर नई चीज है जी एक, ये तो हो गया जी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। वो कंपनी जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है वो प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट करें। तो उन्होंने कहा कि जी वो मेंबर्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकें, उन्हें सारी की सारी अपनी मीटिंग्स खुद ही अटेंड करनी होगी। तो ये कंपनी में मेंबर्स आर नॉट entitled to appoint another person as their proxy। अब ये बात जो है ये एक एक्सेप्शन निकली है। एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी एक समरी, आप कह लें कि एक लिस्ट एक्सेप्शंस की भी बन सकती है। इस चैप्टर में कितनी मुझे टोटल एक्सेप्शंस आई, इस चैप्टर में कितने ऐसे सिनेरियोज आए, कितने ऐसे मौके आए कह लें कि जहां जहां पे मैंने देखा कि लॉ कहता है कि ये चीज मान लो, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा है किन और किन किन मामलात में लॉ रिस्ट्रिक्टेड है डेज के बारे में कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी उसको ओवररूल नहीं कर सकते। तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा मार्जिन है कि वो आपसे बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर सकता है ट्रिकी चीज पे। ओके, नोट्स पे आइए। हमने नोटिस कंप्लीट कर लिया, कोरम कंप्लीट कर लिया, वोटिंग हमने देखा नेक्स्ट पेज पे, प्रॉक्सीज भी हमने सारा पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि जी मिनट्स और रेजोल्यूशन और देन रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बुक से देखते हैं कि हमने कितना कर लिया। बुक से हमने ये जी प्रॉक्सी वाला पढ़ा है, अब आप इसको पढ़े और ये आप इसको सारा याद कर सकते हैं। लेक्चर सुने, नोट्स देखें, आपको जैसे एक बार पढ़ने की जरूरत होगी उसके बाद आपने ये सारा का सारा याद कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं 2.5 मिनट्स एंड रेजोल्यूशन। इसको भी अगेन हम समझते हैं। ओके जी, इसके बाद आइए
एंड रेजोल्यूशन। मीटिंग और रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है? हम मीटिंग से मिनट्स डेवलप करते हैं। तो मीटिंग और मिनट्स, मीटिंग कहते हैं वो जो एक्चुअल मुलाकात हो रही होती है मेंबर्स की और मिल बैठ के एक मीटअप करते हैं, वो मीटिंग होती है, मैटर्स डिस्कस होते हैं। रेजोल्यूशन उसको कहते हैं कि मीटिंग की डिस्कशन के बाद जब एक डिसीजन निकलता है, जिस बात पे एक कंक्लूजन निकलती है, कंक्लूजन या डिसीजन, इसको कहते हैं जी रेजोल्यूशन। और मिनट्स क्या कहते हैं? मीटिंग्स जो हुई, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई, किस मेंबर ने क्या इंपॉर्टेंट बात की, मेंबर्स की जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स हैं बेसिकली उसकी डिस्कशन, लॉजिक्स, जो भी आर्गुमेंट्स वगैरह दिए गए, जो भी कंपनी के मेंबर्स ने मामला डिस्कस किए, और फिर इन द एंड वो किस कंक्लूजन और नतीजे पे पहुंचे। हर मीटिंग की उन्होंने एक समरी प्रिपेयर करके रखनी है, उस समरी को कह दिया जी ये मिनट्स होते हैं, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। अब कोई भी मेंबर जिसने मीटिंग अटेंड नहीं की, वो जाहिर सी बात है कि ये जब मिनट्स पढ़ेगा तो उसको पूरी मीटिंग का आइडिया हो जाएगा कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। क्योंकि मिनट्स आपके कह लें कि जी आपकी सारी प्रोसीडिंग्स और जितनी भी मेंबर्स ने डिस्कशन की, उस नतीजे तक हम वो कैसे पहुंचे, क्या क्या डिसाइड हुआ, मेंबर्स ने क्या आर्गुमेंट्स दिए, क्या दलाइल पेश किए गए और किस लॉ का रेफरेंस दिया गया, वो सारी चीज़ें आपने एक समरी की सूरत में मेंटेन करनी होती हैं और उसको हम कह देते हैं मिनट्स। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग इस पर्पस के लिए भी रखे जाते हैं, प्लस वो इस बात का एविडेंस भी होता है कि कोई अगर डिसीजन हुआ है तो वो बगैर ऐसे ही डिस्कस किए नहीं हुआ। हर मामला जो कंपनी में हो रहा है वो डिस्कस हो रहा है, बाकायदा डिस्कस हो के उसकी मेंबर्स की अप्रूवल ली गई है और तब वो इन द एंड एक कंक्लूजन तक पहुंचा है। ये चीज़ ना सिर्फ कंपनी के अपने फायदे के लिए बल्कि कल को जब कंपनी के रेगुलेटर्स आते हैं ये चीज़ जानने के लिए कि आपने इस चीज़ पे मेंबर्स की अप्रूवल ली थी, इस चीज़ पे अप्रूवल ली थी, तो वो ये बाकायदा मिनट्स दिखाएंगे। मिनट्स दिखाएंगे, उसमें डेट आ रही होगी, मीटिंग की टाइम आ रहा होगा, प्लेस आ रही होगी, कहाँ पे मीटिंग हुई, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने थे, कितने बीच में डायरेक्टर्स थे, ये सारी डिटेल मिनट्स के अंदर आ रही होगी। इसके अलावा मिनट्स के अलावा ये तो हो गया जी जो मामला मीटिंग में डिस्कस हुआ। कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जो जिसके लिए कंपनी ने जनरल मीटिंग नहीं बुलाई। जनरल मीटिंग से मुराद वो तो मामला जो जिसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई उसके तो मिनट्स बन जाएंगे, उसके मिनट्स बन जाएंगे, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाएगा और वो रिकॉर्ड में भी आ जाएंगे। एक रिटन चीज कंपनी के पास होगी, एविडेंस होगा, वो आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मामला जो मीटिंग में डिस्कस ही नहीं हुए, कोई छोटे मोटे मामलात ऐसे होंगे जो बगैर मेंबर्स को बुलाए डायरेक्टर्स ने कहा जी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, खुद ही मीटिंग की, अपनी डायरेक्टर्स की मीटिंग, उन्होंने आपस की मीटिंग बुला ली। कुछ ऐसे मामला होते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी हो तो एक कह लें कि जी छोटी सी 10,000 की कोई चीज़ परचेज करनी है या 1 लाख तक की कोई वैल्यू है, और जबकि कंपनी की अमाउंट प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि 1 लाख भी उस कंपनी के लिए थोड़ा है, तो वो जब देखते हैं कि इतनी छोटी छोटी अमाउंट्स के लिए हम मेंबर्स को नहीं बुला सकते, तो वहां पे फिर लॉ भी इजाजत दे देता है कि वो ऐसी मीटिंग फिर आप ऐसी रेजोल्यूशंस, ऐसे मामलात आप बगैर मीटिंग को बुलाए कर सकते हैं। लेकिन लॉ ने ये कहा कि आप ऑल्दो मीटिंग नहीं बुला रहे, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि आप जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं उनके तो आपने मिनट्स मेंटेन किए हैं, आपने उसकी एक प्रॉपर एक्यूरेट समरी, सारी प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स जो आपकी डायरेक्टर्स की थी, मेंबर्स की मीटिंग्स थी जो भी, और आपकी जो भी कमेटी है डायरेक्टर्स की या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने आपस में कोई मीटिंग्स की, तो इन सब के आपने एक प्रॉपर समरी मेंटेन करनी है, समरी जो कि बहुत एक्यूरेट होगी,
सही चीज़ें लिखी होंगी, कोई गलत बयानी नहीं आपने करनी उसमें, इंक्लूडिंग आपने नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो साथ लिखने हैं, और वो एक बुक की शक्ल बन जाएगी। जब हर मीटिंग हो रही है, इस महीने में ये मीटिंग हुई, तो ये प्रोसीडिंग एक सफ़े की तो होती नहीं है, 2-3 हो सकता है कि मामला जितना भी डिस्कस हुआ, जितनी डिस्कशन हुई, उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई, तो वो 5 सफ़े बन जाएंगे। एक मीटिंग पे अगर इतने इतने सफ़े बन रहे हो तो वो एक बुक की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो आप कह देते हैं कि ये मीटिंग्स की एक बुक, एक रजिस्टर क्रिएट हो गया है जो कि कंपनी ने मेंटेन करना है। और कहाँ पे मेंटेन करना है? एज ऑलवेज उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, क्योंकि ये ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जो कि आपके रेगुलेटर्स, आपके रजिस्ट्रार के पास सेव है, उनकी बुक्स में है। उन्होंने अगर आपसे कोई राब्ता करना होगा तो आपके पर्सनल से राब्ता करना होगा, या आपको कोई नोटिस भिजवाना है, या आपसे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करनी है, तो वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस पे राब्ता करेंगे आपके पर्सनल से। ओके, ये तो हो गया जी कि वो मैटर्स जो जनरल मीटिंग में भी नहीं हुए, उसकी भी आपने एक फेयर और एक्यूरेट समरी क्रिएट करके रखनी है। और जो भी रेजोल्यूशंस या डिसीजन आपने पास किए, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग के अलावा किए या मेंबर्स की मीटिंग के भी अलावा किए, कुछ ऐसे मामला, बस ऐसे ही आपने डिसीजन पास कर लिए बगैर मीटिंग के और जस्ट दूसरों को बता दिया, मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को बता दिया, तो उन मामलात, उन रेजोल्यूशंस की भी लॉ ने कहा कि आपने एक जो है वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, कॉपीज मेंटेन करनी है इन रेजोल्यूशंस की। अब उस रेजोल्यूशन के लिए आपने ऑल्दो मीटिंग नहीं बुलाई, लेकिन वो रेजोल्यूशन तो पास हुई है, इसलिए आपने उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो आपने अपनी हर चीज एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आनी है। ओके, ये तो हो गया जी, समरी प्रिपेयर कर ली, मिनट्स प्रिपेयर कर लिए, रजिस्टर ऑफिस पे रख लिया। ओके, इसके बाद लॉ कहता है कि आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, 2 मीटिंग्स होती हैं आपकी, एक है मेंबर्स की, एक है डायरेक्टर्स की। हमने डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा, हमने मेंबर्स की मीटिंग जरूर देखी, स्टैट्यूटरी, एजीएम, ईओजीएम, और फिर हमने देखा कि स्पेशल रेजोल्यूशन वो भी मेंबर्स की मीटिंग होती है। और स्पेशल रेजोल्यूशन जितनी भी होती हैं वो आपने विद इन 15 डेज ऑफ रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग से रिलेटेड हमने कुछ नहीं पढ़ा था। अब हम डायरेक्टर्स की मीटिंग से रिलेटेड एक चीज पढ़ने लगे हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के मिनट्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के मिनट्स वो कंपनी ने भिजवाने होंगे टू एवरी डायरेक्टर। ऑब्वियसली डायरेक्टर की मीटिंग थी, एवरी डायरेक्टर को वो भिजवाएंगे विद इन 14 डेज ऑफ मीटिंग। ये तो एक हमने चीज, अब डायरेक्टर की मीटिंग के रिलेटेड हमने पहली चीज अभी तक ये देखी है कि इसके जो मिनट्स होंगे वो एवरी डायरेक्टर विद इन 14 डेज ऑफ मीटिंग हो जाएगी, तो वो आपने भिजवाने। इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि जी डायरेक्टर देख सकें कि जो भी हमने प्रोसीडिंग वगैरह की हैं वो सही तरह से अब डॉक्यूमेंटेड हो गई हैं कि नहीं हो गई, तो बाकायदा डायरेक्टर्स के पास भी वो रिकॉर्ड आ जाएगा। समटाइम्स रेगुलेटर्स कंपनी की बजाय सिंगल एक किसी भी डायरेक्टर के पास जाके कोई भी क्यूरी सवालात पूछ सकते हैं, तो हर डायरेक्टर के पास फिर वो एक कॉपी उनके मीटिंग के मिनट्स की मेंटेन होगी, तो वो उसको अपने जो भी है सवालात, उसकी क्यूरीज को, अपने रेगुलेटर्स की क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकता है। ओके, अब जाहिर सी बात है कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा तो उसकी अथेंटिकेशन होगी। जैसे हमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखा, ऑल्टर कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के देखा कि उसको कौन ऑथेंटिकेट करेगा, तो ये सारी चीजें हमने देखी, उनकी किसी न किसी ने ऑथेंटिकेशन की थी। जैसे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की हमने देखा कि सीईओ, डायरेक्टर, और ग्लेशियर कंपनी है तो सीएफओ भी उसको ऑथेंटिकेट करेगा, तो इस तरह हमने देखी। मिनट्स को भी कोई ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि उस पर भी किसी के साइन होंगे। कल को अगर मिनट्स खराब निकलते हैं, उसकी समरी ठीक नहीं निकलती, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तो होगी। तो कहा कि जो
चेयरमैन ऑफ द मीटिंग है वो उस पे साइन करेगा। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को क्यों कहा? क्योंकि वो मीटिंग को चेयर कर रहा है, मीटिंग को चला रहा है, मीटिंग को जो होस्ट कर रहा है और मीटिंग के जो भी मामलात है वो देख रहा है कि वो मीटिंग सही तरह से हो, चीज़ें अच्छे से मैनेज हों, चीज़ें डिस्कस हों। तो वो मिनट्स के ऊपर इसका मतलब चेयरमैन के साइन देखे जाएंगे, और जो चेयरमैन के साइन होंगे वो इस बात का एविडेंस होंगे कि मैटर सही से मिनट्स में एंट्री उसकी हो गई है। अब ये देखिए कि मीटिंग को किसने किया। मीटिंग जब हो रही थी, एक चेयरमैन वाहिद पर्सन होता है जिसको सारे मामलात का पता होता है कि वो मैटर्स को बेसिकली एक तरह से होस्ट कर रहा होता है, उसको रेगुलेट कर रहा होता है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो जब मिनट्स बनेंगे, मिनट्स के ऊपर जब वो साइन किएंगे, चेयरमैन उसको देखेगा कि अच्छा जी बाकायदा चीज़ें ठीक लिखी हैं, वो देखेगा। तो जितनी भी मिनट्स के ऊपर साइन हुए होंगे, इस बात का एविडेंस होंगे कि इसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो सही तरह से लिखी गई हैं, कोई गलत बयानी नहीं की गई, और प्लस ये वाकई एक्चुअली में रेजोल्यूशन पास भी हुई है और ये प्रोसीडिंग वाकई एक्चुअली में हैपन भी हुई है। ओके, अच्छा जी, आगे इसके अंदर अगर मैं देखूं, मजीद डिस्कस करूं, तो मिनट्स और प्रोसीडिंग्स के अंदर सारे डेज की बाकी बातें हैं जो कि आपको याद करनी है। सिंपल जो समझाने वाली चीज़ें थी वो हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं, कि कुछ चीज़ों की लॉजिक्स हमने वो समझ ली। ये हमने डायरेक्टर्स की देखी, फिर हमने देखा कि उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, चेयरमैन करेगा, और चेयरमैन के जो सिग्नेचर हैं वो सफिशिएंट एविडेंस है किसी चीज़ के सही होने का। और फिर आते हैं जी बुक्स, मिनट्स आ जाए मेंबर्स की मीटिंग के। ये तो सेंड कर दिए जो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के मिनट्स हैं, वो तो मीटिंग के 14 दिन के बाद आपने, मतलब मीटिंग हुई उसके 14 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर को भिजवा दिए। अब जो मेंबर्स की मीटिंग के मिनट्स होंगे, अब वो अगर आप भिजवाने बैठेंगे सबको, तो वो बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो वो भिजवाने नहीं है, वो सिंपल मेंबर्स आके डिमांड कर सकते हैं कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग किसी भी टाइम, लेकिन कब? वो मीटिंग के 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज, ताकि कंपनी को भी थोड़ा टाइम मिले कि एकदम से मीटिंग हुई और एकदम से आप आके उनसे मिनट्स रिक्वायर कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप से सर्टिफाइड कॉपी मांगी जा सकती है कंपनी से, मेंबर्स सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, लेकिन कब? मीटिंग के 7 दिन के बाद, और कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी फिर फर्दर 7 डेज के अंदर अंदर, 7 वर्किंग डेज। यहाँ पे अब ये वर्किंग डेज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारा समझने वाला है। 7 वर्किंग डेज, वर्किंग डेज में ये जो हॉलीडेज आती हैं ये नहीं आती। यहाँ पे बात ये है कि मिनट्स जब कंपनी ने उन्हें मेंबर्स उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज। मीटिंग हुई 1 अप्रैल को 2020 फॉर एग्जाम्पल, इस दिन था मंडे। चलिए मंडे की बजाय हम कोई और दिन ले लेते हैं, मंडे की बजाय हम ले लेते हैं, इस दिन था वेडनेसडे। मेंबर्स का भी ये उनसे रिक्वायर कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज, तो इसके आफ्टर 7 डेज क्या बनेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप्रैल को ये रिक्वायर कर सकते हैं। अब उस दिन जो भी डे बने, इसमें संडे भी आ रहा होगा ऑब्वियसली, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे भी आ रहा होगा, तो उसको हमने नहीं निकाला। अब यहाँ पे वर्किंग डेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, बस सिंपल ये है कि जिस दिन मीटिंग हुई उसके 7 दिन के बाद ये कॉपी रिक्वायर कर सकते हैं। अब जो कंपनी उन्हें कॉपी प्रोवाइड करेगी, ये मीटिंग हुई वेडनेसडे को, मेंबर्स उनसे रिक्वायर करेंगे 9 अप्रैल को आफ्टर 7 डेज ऑफ द मीटिंग। अब कंपनी उन्हें फर्दर प्रोवाइड करेगी विद इन 7 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज से मुराद बीच में अगर संडे आया
अगर किसी कंपनी का सैटरडे भी ऑफ है या कोई हॉलीडे आ जाती है, संडे प्लस कोई एनी अदर पब्लिक हॉलीडे, ये निकाल के इसको अलग करेंगे, फिर से दिन काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे तो हमने संडे मंडे किसी हॉलीडे का कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे हॉलीडेज निकाली जाएंगी और फर्दर देखे जाएंगे कि फिर 7 दिन कैलकुलेट किए जाएंगे वर्किंग डेज। तो यहाँ पे फिर हमारे दिन ज़्यादा मिल जाएंगे कंपनी को, क्योंकि संडे और ये हॉलीडे जो है उसमें इंक्लूड नहीं है। ओके जी, इसके बाद है जी रिकॉर्ड सारा कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन करना है। जिस दिन रेजोल्यूशन हुई मीटिंग की, उस दिन से ही उसने जो है अपना रिकॉर्ड रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन करना है। अब वो 2 तरह से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है, फिजिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, अभी हमारा आ गया है, टेक्नोलॉजी चूंकि एडवांस हो रही है। तो फिजिकल फॉर्म में वो कम से कम 20 ईयर्स तक रखेगी, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चूंकि कोई लिमिट ही नहीं होती, तो लॉ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परमानेंटली डेटा रखेगी। ये मिनट्स की बात हुई है कि जो भी कंपनी के मिनट्स होंगे और वो सारा उसकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो एट रजिस्टर ऑफिस मेंटेन करेगी, फिजिकल फॉर्म में 20 साल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परमानेंटली। ओके जी, इसके बाद एक नई चीज जो कि नई नहीं है, वो हमने पहले भी पढ़ी है, रेजोल्यूशन पास एट अडजर्न मीटिंग। वो हमने पहले भी देखा कि अगर कोई रेजोल्यूशन अडजर्न मीटिंग पे पास होती है तो वो उसी डेट की रेजोल्यूशन मानी जाएगी जिस डेट पे एक्चुअली रेजोल्यूशन पास हुई, जिस मीटिंग में, ना कि जिस मीटिंग में वो मैटर स्टार्ट हुआ। और ये चीज हमने पहले भी देखी थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 1 अप्रैल 2020 को एक मीटिंग हुई, मीटिंग में कोई मैटर डिस्कस हो रहा था, लेकिन वो मैटर पेंडिंग हो गया, अर्जन हो गया। 10 अप्रैल को फिर से मीटिंग हुई, लेकिन वो मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, उसको कोई डिसीजन या आउटकम नहीं निकला। 20 अप्रैल को फिर से मीटिंग हुई, ये मीटिंग अर्जन होती जा रही है, ये अर्जन मीटिंग है। अगेन फिर एक हमने अर्जन मीटिंग की, अब 20 अप्रैल को जाके ये डिसीजन हो गया पास। तो अब जो डेट ऑफ रेजोल्यूशन होगी वो 20 अप्रैल होगी, 1 अप्रैल नहीं होगी। जिस दिन एक्चुअली रेजोल्यूशन पास हुई वो उस दिन की डेट मानी जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन। अब इस पूरे को अगर हम गौर से देखें तो क्या लिखा है, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, किसी एक डिसीजन का तय पाना, बाय द मेंबर्स ने वो डिसीजन किया थ्रू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से क्या मुराद है? सर्कुलेशन तो डॉक्यूमेंट्स की होती है, डॉक्यूमेंट्स ही सर्कुलेट होते हैं, मेंबर्स तो सर्कुलेट नहीं होते। मेंबर्स तो एक्चुअली अटेंड करते हैं मीटिंग, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं। यहां पे उसने कहा समटाइम्स ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कंपनी के लिए मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल ना हो, या फिर कुछ ऐसे मामलात हों जो कि इतनी कह लें कि जी छोटी नेचर के हों, लेकिन लॉ ने फिर भी कहा हो कि ये मैटर आपने जनरल मीटिंग में डिस्कस करने हैं। तो उस वक्त फिर ये कंपनी देखती है कि अच्छा, हम बजाय कि क्यों मेंबर्स को बुलाएं, सबको बुलाएं, हम ऐसा करते हैं मीटिंग में हमने जो जो एजेंडा आइटम्स डिस्कस करने हैं, जो जो डिटेल, जो जो मैटर डिस्कस करने हैं, उसकी हम ऐसे करते हैं सारी समरी, सारी एक कह लेंगे डिटेल प्रिपेयर करते हैं एजेंडा आइटम्स की, और मेंबर्स को नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ ही भिजवा देते हैं। अब उन्हें मीटिंग का नोटिस नहीं जाएगा, बल्कि उनको इस ऊपर लिखा होगा जी, सपोज डिसीजन करने जा रहे हैं टू इन्वेस्ट इन आ कंपनी, कंपनी कोई भी हो सकती है। इन्होंने एक डिसीजन करना है कि एक कंपनी है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। मेंबर्स की अप्रूवल बेसिकली चाहिए। अब ये मीटिंग पास करना चाहते हैं,
लेकिन मीटिंग किसी तरह से पॉसिबल नहीं है, या फिर मैटर इस कदर है कि मीटिंग के थ्रू हो नहीं पा रहा, मेंबर्स आ नहीं सकते, मेंबर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, तो फिर लॉ ने भी कहीं ना कहीं उसको इजाज़त दे दी है कि वो ये मीटिंग इस तरह करें कि ये मैटर ऊपर लिखें, इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल है एक एनालिसिस प्रिपेयर करें, इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या हमें रिटर्न आएगा, इस कंपनी की वर्थ क्या है, अगर जितनी भी डिटेल एक शेयर होल्डर को, एक मेंबर को चाहिए होगी उस डिसीजन को तक पहुंचने के लिए, वो सारी डिटेल आपने उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मेंबर्स को पहले ही भिजवा दी। अब वो मेंबर क्या करेंगे, वो सारी डिटेल पढ़ेंगे, एजेंडा आइटम्स पढ़ेंगे और एंड पे सिंपल एक्नॉलेज करेंगे, अच्छा ये रेजोल्यूशन पास करनी है, ओके। वो बाद में किसी तरह से कम्युनिकेट कर देंगे, ओके एक्नॉलेज करके, यस करके, तो कंपनी को वापस भिजवा देंगे। और अगर वो किसी डिसीजन पे नो करते हैं तो नो करके उसको वापस भिजवा देंगे। तो रेजोल्यूशन या डिसीजन इस तरह से भी पास हो सकते हैं कि बजाय कि मीटिंग बुलाई जाए, आप डॉक्यूमेंट्स इस तरह भिजवा दें और आप रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर लें। अब वो डिसीजन हो जाएगा, मेंबर्स ने यस और नो भिजवा दिया है, कोई फर्दर क्यूरी नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने डिटेल देखी, क्योंकि मैटर शायद इस तरह का है ही नहीं कि उस पर मजीद कोई क्यूरीज आती हो या डिस्कशन की जरूरत हो। उन्होंने मैटर को पढ़ा, सिंपल यस और नो में आंसर दे दिया कि वो वोट करते हैं इस चीज के लिए या नहीं, तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। और अगर वो सिंपल रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, तो ये मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स के साथ ही रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। ओके, अब क्या ये हर कंपनी कर सकती है? उन्होंने कहा कि जी कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कि आप मीटिंग के बगैर नहीं करेंगे, उनमें तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। उसने कहा कि जी जो तो एजीएम के मैटर्स होते हैं, एजीएम कभी भी आप ऐसे पास नहीं कर सकते कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवा दें। आप डिविडेंड अप्रूव करना चाहते हैं तो आप डिविडेंड की डिटेल भिजवा दें। आप डायरेक्टर्स का इलेक्शन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर इस तरह नहीं। कुछ मामला ऐसे हैं जो कि सर्कुलेशन के थ्रू हो ही नहीं सकते, तो उनको बाकायदा आपको एजीएम में डिस्कस करना पड़ेगा, अपने मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा और बाकायदा उनसे आके कहना पड़ेगा कि आप आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करें, आपकी जो भी राय, आपकी ओपिनियन है, आप उस पर डिस्कशन करें, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल मेंबर्स ने करनी है। उनकी अप्रूवल के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश नहीं हो सकती, कहीं भी सर्कुलेट नहीं हो सकती। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर वो इस तरह नहीं हो सकता, वो एजीएम में होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स वो भी इस तरह से रेजोल्यूशन सर्कुलेशन पास करके नहीं हो सकती। अप्रूवल ऑफ डिविडेंड ये मैटर भी ऐसे ही सर्कुलेशन के थ्रू नहीं हो सकता, आपको उसके लिए मीटिंग करनी होगी। तो पहली तो चीज उसने कहा कि अगर आपने एजीएम के मैटर्स डिस्कस करने हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस है एजीएम के, ऑब्वियसली ये ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है कि ये मैटर्स ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। इसके अलावा कंपनी के जितने भी कोई मामलात हैं जिसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए वो स्पेशल बिजनेस कहलाते हैं। तो ये एजीएम के ऑर्डिनरी मैटर्स के अलावा आपको कोई मीटिंग करनी है तो वो आप थ्रू सर्कुलेशन रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। इसके बगैर ये एजीएम के मैटर्स आप थ्रू सर्कुलेशन रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। इसके अलावा उसने एक और बात कही, उसने कहा एक तो एजीएम के मैटर्स, दूसरा उसने कहा कि ये काम हर कंपनी नहीं कर सकती। एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतने सारे पेपर्स, इतने सारे मेंबर्स को कैसे भिजवाएगी? नोटिस तो ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉपियां करवाएंगे, कॉपीज करवा के हर मेंबर को जाएगी, ये तो शायद पूरी कॉस्ट कंपनी की लग जाए और सारे मेंबर्स तक फिर भी नोटिस ना पहुंचे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, ये तो बड़ा ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो लॉ ने कहा कि ये काम सिर्फ दो कंपनीज कर सकती हैं। एक तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में लॉ ने हमेशा मार्जिन दिया होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी घर की बात है, उसमें 2 से 50 तक मेंबर्स होते हैं, इससे ज्यादा मेंबर्स होते ही नहीं है, तो यहाँ शायद 50 से भी कम हो।
तो इतने मेंबर्स को अगर नोटिस पेपर्स भिजवाने हैं तो कोई बात नहीं, और प्राइवेट कंपनी में इतनी ज़्यादा मीटिंग्स भी नहीं होती, और लॉ की भी समटाइम्स रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी मीटिंग्स करने की। लॉ जब भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो वो पब्लिक कंपनी पे, लिस्टेड कंपनी पे लगाता है, वो कंपनी जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जी ये काम रेजोल्यूशन अगर थ्रू सर्कुलेशन पास करनी है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, ये प्राइवेट कंपनी कर सकती है। Which companies can do? ये कंपनीज कर सकती हैं। ओके, थोड़ा ऑपोजिट हो गया। ये कंपनीज ये काम कर सकती हैं। कौन सी नहीं कर सकती वो बताती हूं मैं अभी। प्राइवेट कंपनी ये काम कर सकती है, मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में तो पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। आपको पता है कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन हमने चैप्टर 19 में क्या पढ़ी थी। वो हमने देखा कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी वो होती है विच इज एंटाइटल्ड टू ऑफर द शेयर्स टू जनरल पब्लिक बट हैज नॉट मेड एन ऑफर येट। इसका मतलब इसके शेयर्स अभी तक पब्लिक तक नहीं पहुंचे, ये अनलिस्टेड है। लिस्ट होना और जनरल पब्लिक को ऑफर करना, ये दोनों साइमल्टेनियसली दो चीजें हैं। जैसे ही लिस्ट होंगे तो पब्लिक ऑफर करेंगे, पब्लिक ऑफर करेंगे तो साथ लिस्ट होना पड़ेगा। एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ने अभी शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं किए होते, इज इंटाइटल्ड है वो। ओके, तो ये काम कब किए जा सकते हैं? अगर कोई कंपनी एजीएम के मैटर्स के अलावा कोई मैटर डिस्कस करना चाहती है, उस पर कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहती है, और वो कंपनी कौन सी? वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो सकती है। और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में उसने नंबर बता दिए कि उसमें मेंबर्स की तादाद नॉट मोर देन 50 मेंबर्स। यहाँ पे आप एक चीज इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में 50 तक मेंबर्स होते हैं और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में भी उसने सिर्फ 50 तक की लिमिट दी है। अगर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के 50 से ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो ये कंपनी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन नहीं कर सकती। ओके, तो ये कंपनी, अब हम देखते हैं कि अगर एक कंपनी जो कि प्राइवेट है लेकिन वो एजीएम कर रही है, क्या वो सर्कुलेशन कर लेगी? नहीं। थ्रू सर्कुलेशन रेजोल्यूशन पास कर लेगी? नहीं। अगर एक कंपनी जो कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके मेंबर्स 50 से कम है लेकिन एजीएम करना चाहती है, तो फिर भी वो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन नहीं कर सकती। एक प्राइवेट कंपनी कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई बिजनेस पास करना चाहती है, वो एजीएम नहीं है, लेकिन एजीएम के मैटर्स नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेसेस, तो हाँ वो बिल्कुल ये रेजोल्यूशन पास कर सकती है। और एक अगर लिस्टेड कंपनी ये काम करना चाहती है तो लिस्टेड कंपनी तो ये काम कर ही नहीं सकती। अगर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसके मेंबर्स 50 से ज्यादा हो जाते हैं लेकिन वो मैटर एजीएम का मैटर कोई नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस का मैटर नहीं है, फिर भी वो ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास नहीं कर सकती। द रीजन इज कि उसके मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा हो गई है। तो काफी ट्रिकी चीजें हैं, आपको साथ साथ चीजों को याद रखना पड़ेगा और बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, ये रेजोल्यूशन जब एज ए सर्कुलेशन की तो कहा गया जी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, सब्सिक्वेंट मीटिंग होगी, तो ये मीटिंग्स में जो भी डिस्कस हुआ, ये जो मिनट्स आपने बनाए, ये अगली मीटिंग का पार्ट बना दिए जाएंगे। और यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू आपने कोई रेजोल्यूशन पास की तो वो बिल्कुल ऐसे ही वैलिड और इफेक्टिव है कि अगर एक वो ड्यूली कन्वीन्ड होती एज अ जनरल मीटिंग में उसको कंडक्ट किया जा रहा होता और वो रेजोल्यूशन एक जनरल मीटिंग में डिस्कस करके पास हुई होती, तो इस सर्कुलेशन के थ्रू भी आपने जो रेजोल्यूशन पास की वो बिल्कुल ऐसे ही इफेक्टिव होगी। अच्छा जी, अब इसके बाद एक चीज है कि मेंबर ने ये जो येस और नो की हम बात कर रहे थे, मेंबर्स ने वो सारे एजेंडा आइटम्स पढ़े और अपने जी एजेंडा आइटम्स पढ़ के सारे लिखा जी शायद रिमूव हो गया है हमारा। अच्छा जी, ये यस या फिर नो,
सारे आइटम्स पढ़े, एजेंडा आइटम्स पढ़े, पेपर्स जितने डॉक्यूमेंट्स थे सारे पढ़ के उसने कहा जी यस, यस किए और कंपनी को करवा दिए पोस्ट और कंपनी तक वो पहुंच गए। अब बाद में वो इसको नो नहीं कह सकता। एक बार मेंबर ने उसको एक्नॉलेज कर दिया तो ये एक रिटन रेजोल्यूशन हो जाएगी। ये वन सिग्निफाइड मे नॉट बी रिवॉक्ड। मे नॉट बी रिवॉक्ड इसलिए लिखा है कि बाद में शायद कुछ ऐसी गलती आइडेंटिफाई हो जाए कि वो कि जी मेरी तरफ से तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हाँ शायद फिर वो उसकी तरफ से ना माने जाए। लेकिन अगर वो मेंबर ने यस एक बार लिख दिया, सिग्निफाई कर दिया उस रिटन रेजोल्यूशन को, तो वो रिवॉक नहीं हो सकती। इसको हम देख लेते हैं जी, हम अपने नोट से देखते हैं और हम अपने से बुक से देखते हैं। नोट्स में मिनट्स एंड रेजोल्यूशन। मिनट्स में हमने देखा कि फेयर एंड एक्यूरेट समरी प्रिपेयर करनी है, सारी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके मिनट्स मेंटेन करने हैं, और ऐसी मीटिंग्स जो अदरवाइज देन मीटिंग जनरल मीटिंग भी होती हैं उनकी भी आपने रेजोल्यूशंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और वो सारी कहाँ पे हो गए? रजिस्टर ऑफिस पे। रिकॉर्ड फिजिकल और प्लस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। फिजिकल में आपको पता है 20 ईयर्स और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परमानेंटली। वो साइन बाय चेयरमैन होंगे। फिर दो तरह के मिनट्स मेंटेन होंगे, जनरल मीटिंग के मिनट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स के मीटिंग के मिनट्स। जनरल मीटिंग्स के मिनट्स की कॉपी आपने मेंटेन करनी है, लेकिन वो मेंबर्स मीटिंग के 7 दिन के बाद आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने उसकी रिक्वेस्ट के विदिन 7 वर्किंग डेज उसको वो कॉपी प्रोवाइड करनी है, और वो ओपन टू इंस्पेक्शन फॉर 2 आवर्स उसके लिए अवेलेबल होगी, और वो फ्री ऑफ चार्ज होगी। कोई फीस आपने उससे चार्ज नहीं करनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में हमने एक ही बात पढ़ी अभी तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के जो मिनट्स होंगे वो मिनट्स के 14 दिन के अंदर अंदर, मीटिंग के 14 दिन के अंदर अंदर आपने डायरेक्टर को भिजवा देने हैं। इसमें हमने अर्जेंट मीटिंग का पढ़ा कि एक्चुअल डेट ऑफ जो पासिंग रेजोल्यूशन होगी वो डेट होगी। सर्कुलेशन में देखा कि प्राइवेट कंपनी थ्रू सर्कुलेशन रेजोल्यूशन पास कर सकती है, और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, बट अगेन मेंबर्स 50 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। और ये रेजोल्यूशन एप्लीकेबल नहीं होती जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑफ एजीएम है। अगर आपने किसी भी कंपनी ने एजीएम करनी है, आपको पता है सारी कंपनीज ने एजीएम करनी होती है सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के, तो जितनी भी कंपनीज ने एजीएम करनी है तो उस पर ये एप्लीकेबल ही नहीं होती ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। बाकी सारी वो चीज़ें आपने जो एक्नॉलेजमेंट भिजवानी है वो साइन बाय मेंबर्स होनी चाहिए, और ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन कोई भी आप उसमें पास कर सकते हैं, लेकिन वो एजीएम का मैटर नहीं होगा। नोटिस के साथ आपने वो पेपर्स भिजवाने हैं, और वो मैटर और रेजोल्यूशन वैलिड और इफेक्टिव होगा ऐसे ही जैसे ही कि एक एक्चुअली मीटिंग में वो नोटिस वो रेजोल्यूशन पास हुई। और एक दफा मेंबर ने अपनी एक्नॉलेजमेंट दे दी उस मैटर पे, उस जो है मैटर रेजोल्यूशन पास हो गई, तो वो रिवोक नहीं होगी उसकी एक्नॉलेजमेंट। तो हमने मिनट्स एंड रेजोल्यूशन देखा। अब हमारा रह गया जी इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में कवर करेंगे। और हमारे स्टडी टेक्स्ट में अगर हम आए तो रिप्रेजेंटेटिव एट मीटिंग्स, इससे पहले हमने सारा कर लिया है। आप इसको पढ़िए, और कोई भी क्यूरी है आप इसको पूछ सकते हैं मुझसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।